तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने लगाया गोल्ड का एक फॉइल पेपर। गोल्ड जो प्योर गोल्ड होता है हमारे पास, जो हम लोग ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं ना, वैसे प्योर गोल्ड। और फॉइल पेपर आप लोग जानते हो, जैसे आप लोग फॉइल पेपर यूज करते हो, बहुत थिन फॉइल पेपर हम लोगों ने यूज किया। इसके बाद लगाया बच्चों हम लोगों ने एक चैम्बर। ये चैम्बर कैसा था बेटा, कि इस पे जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल टकराएगा ये शाइन करने लग जाता है, जहां पर टकराता है वहीं पे शाइन करता है। इसी कंसेप्ट पे आप लोगों का जो पुराना वाला टेलीविजन होता था ना, डब्बे वाला, वो इसी कंसेप्ट पे काम करता था। उस पे जाकर इलेक्ट्रॉन्स टकराते थे और वहां पर स्क्रीन चमकती थी और आपको लगता है कुछ दिख रहा है उसमें। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट पे काम करता है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, स्क्रीन बोल दो। ठीक है, ये स्क्रीन है, ZNS का होता है, बट ठीक है चलो, स्क्रीन है। तो यहां से अल्फा पार्टिकल निकला, फॉइल पेपर को क्रॉस करते हुए इस पे जाके जैसे ही टकराएगा ये शाइन मारेगा। यहां तक क्लियर है। यहां से हम लोगों ने एक एक अल्फा पार्टिकल फायर किया और थोड़ा सा ऊपर जाते गए, ऊपर जाते गए, ऊपर जाते गए। आप समझ लो यहां से ये इतना सा फॉइल पेपर है, इसको क्रॉस करने में हमको कम से कम 10 दिन लग गए, इतना स्लोली हम ऊपर जा रहे थे। कंटिन्यूअस फायर करते करते भी 10 दिन लग गए मैं यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने में। कंस्ट्रक्शन समझ आया क्या किया हम लोगों ने सबको? मेरा मन रखने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे। एक तरफ से अल्फा पार्टिकल थ्रो किया, बीच में गोल्ड फॉइल रखा है, सामने स्क्रीन लगी है, हम लोग अल्फा पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करते जा रहे। इज इट ओके टू एवरीवन? चलें आगे। तब देखते हैं इसमें हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट क्या था। अपन लोगों ने ये तो देख लिया कि कंस्ट्रक्शन क्या थी, अब इसकी वर्किंग समझते हैं, वर्किंग क्या थी। तो ये बना लो एक बार, फिर वर्किंग पे चलते हैं। लैक्मे आइकॉनिक काजल है। डन। चलो, अब बच्चों देखो वर्किंग हुई क्या यहाँ पर, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो देखो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे ना, वो बिल्कुल सीधे निकल गए। मोस्ट ऑफ द रेज आर, रेज भी बोल दो इसको, पार्टिकल भी बोल दो, सेम बात है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेज आर गोन स्ट्रेट, मतलब ज्यादातर रेज तो बिल्कुल सीधे निकल गए। सम ऑफ द रेज आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ, वो अपने पाथ से कुछ ऐसे डेविएट हो गए। देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे डेविएशन थोड़ा ज्यादा होता जाएगा। तो कुछ रेज ने क्या किया, अपने पाथ से डेविएट हो गए। बट अराउंड 20,000, 20,000 में से, मतलब हमने 20,000 रेज भेजी, उसमें से सिर्फ एक रे ऐसी थी जो गई और उल्टे पैर वापस आ गई, मतलब 180 डिग्री के एंगल पर रिटर्न आ गई। ये बात समझ आई? इसके बाद फिर हम और ऊपर गए। सेम नीचे वाले का मिरर इमेज बन रहा है ऊपर।
और बच्चों इसके बाद ये सेम चीज वापस रिपीट होगी, बार बार रिपीट होती गई, रिपीट होती गई। ठीक है, हम लोगों ने तो बहुत सारी रेस भेजी थी, ये तो सिर्फ 20,000 रेस की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, हम लोगों ने लाखों रेस भेजी थी। ठीक है, तो सेम प्रोफाइल बार बार हमें मिल रही थी। तो ये चीज समझ आई क्या हो रहा है, समझ आई। तो ये हम लोगों ने किया इसका एक्सपेरिमेंट, जो हम लोगों को एक्सपेरिमेंट मिला है, ऑब्जर्वेशन जो मिली है। तो एक बार ये ऑब्जर्वेशन का डायग्राम बनाओ, फिर 3 लाइनें लिखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। पहले डायग्राम बनाओ इसका। हाँ, बुक में बेटा आपको अलग अलग मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको 18,000:1 भी मिलेगा, कुछ बुक में 12,000:1 मिलेगा। ठीक है, बट ये सबसे एक्यूरेट 20,000:1। बट अगर एनसीईआरटी में आपके दे रखा है 12,000:1, तो फिर आप लोग 12,000:1 ही यूज करना। ठीक है, चले आगे। तो बेटा इसमें पॉइंट लिखो, मोस्ट ऑफ द रेज आर गोन स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द रेज आर गॉन स्ट्रेट। देखो ज्यादातर रेज सीधे निकल रही है ना, तो मोस्ट ऑफ द रेज आर गॉन स्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सम ऑफ द रेज आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। देखो कुछ रेज यहां से डेविएट हो रहे हैं ना, तो सम ऑफ द रेज आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बेटा मैंने कहा है मोस्ट ऑफ द रेज आर गोन स्ट्रेट, ज्यादातर रेज सीधे निकल गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेज आर गॉन स्ट्रेट। दूसरा पॉइंट मैंने कहा है बच्चे, सम ऑफ द रेज आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। एक्चुअली में इसे सीधा जाना चाहिए था, बट ये डेविएट हो गए। ठीक है, सम ऑफ द रेज आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। अब आपके एनसीईआरटी में 12,000:1 दे रखा है, तो आप लोग लिखो अराउंड 12,000:1 रे, 12,000:1 रे come back
एट 180 डिग्री एंगल। ठीक है, तो बच्चे क्या हुआ कि 12,000 में से कोई एक रे ऐसी थी जो 180 डिग्री के एंगल पर वापस आ गई। अब बच्चों ये बताओ, जरा सोचते हैं, अब ये तो अपना वर्किंग अपन ने देख लिया कि ऑब्जर्वेशन क्या था, ठीक है। अब जरा सोचो ये डेविएट क्यों हो रही होगी। हमने पॉजिटिव चार्ज थ्रो किया है और पॉजिटिव चार्ज डेविएट हो गया, ऐसा क्यों। इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो डेविएट हुआ है, मतलब कि यहां पर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ये बात समझ आई। ज्यादातर रेज सीधे निकल गई। सीधे निकलने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ज्यादातर पार्ट तो खाली है तभी तो सीधे निकल गई। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन लिखो। फर्स्ट पॉइंट क्या था, मोस्ट ऑफ द रेज आर गॉन स्ट्रेट, तो इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा बच्चों, कंक्लूजन लिखो अब। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, तभी तो सीधे निकल गई। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, ज्यादातर पार्ट खाली है तभी तो इजीली निकल गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सम ऑफ द रेज आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। तो इसका मतलब बच्चों डेविएशन तभी हो सकता है जब यहां पर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज रखा हो। ठीक है, तो देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट लिखो, देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज at the center part of atom, so that alpha particle got deviated. So that alpha particle got deviated. There must be a positive charge at the center of atom. There must be a positive charge at the center of atom, so that alpha particles got deviated. रिपल्शन ही तो हो रहा है ना, ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो रिपल्शन पॉसिबल है। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर रिपल्शन हो रहा था। ठीक है, बट अब ये सेंटर में ही है, इसका कंफर्मेशन कैसे मिलता है हमें, तो इसका कंफर्मेशन मिलता है हमें इस वाली रे से, क्योंकि ये वाली रे ना तो इधर जा पाई ना ऊपर जा पाई, फाइनली क्या करना पड़ा, इसे बाउंस बैक वापस आना पड़ा। तो मतलब कि बच्चों बीच में क्या है, सेंटर, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा है, एट द सेंटर ऑफ एटम। तो इट इज कंफर्म फ्रॉम द थर्ड पॉइंट, फ्रॉम द थर्ड पॉइंट, या फिर 180 डिग्री एंगल वाली बात लिख लेना। इट इज कंफर्म्ड that positive charge lies at the center of atom. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, एटम के सेंटर में होता है, क्योंकि अब इससे ये तो पता नहीं चल रहा था ना, हमने ये तो पता चला पॉजिटिव चार्ज है सेकंड पॉइंट से, लेकिन ये पता नहीं चला ना कि वो सेंटर में ही था, तो इसको कंफर्म किया इसने। ठीक है, इज इट क्लियर। चलें आगे। तो बच्चों रदरफोर्ड ने फिर एक एटॉमिक मॉडल बना कर दिया हमें कि एटम देखो एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो इन्होंने बोला बच्चों एटम के जो बीच में होता है सेंट्रल पार्ट, यहां पर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेंटर में तो होता है पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स, और इसके अराउंड घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो इन्होंने ऐसा एटॉमिक मॉडल बना के दिया। अब ये बताओ कितने बच्चों को कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर कि सर वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, पॉजिटिव चार्ज से तो रिपेल हो रहा था मान लिया, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज था। क्या नहीं, देखो पार्टिकल तो मैंने यहां से लेकर यूं पूरे हर जगह थ्रो किया है। देखो चक्कर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की साइज का कंपैरिजन करते हैं। बच्चों एक बात बताओ, आपके पास एक 100 किलो का बड़ा वाला स्टोन है,
ठीक है, आपने उसे स्पेस में थ्रो किया और ये सोच के थ्रो किया कि आज तो मैं मार्स का रास्ता बदल दूंगा। ठीक है, मार्स का रास्ता बदल दूंगा और 100 किलो का स्टोन उठा के फेंका, कोई फर्क पड़ेगा इसे? नहीं पड़ेगा ना। वैसे ही प्रोटॉन की साइज और इलेक्ट्रॉन की साइज में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की साइज आप समझना चाहते हो तो इतना डिफरेंस है कि प्रोटॉन है मान लो सन और इलेक्ट्रॉन है आपका मून। वैसे तो ये भी ज्यादा ही बोल दिया मैंने। हाँ, वो मैंने मास बताया था आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.91 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और प्रोटॉन का होता है आई थिंक 6.627 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। देखो 10,000 गुना का डिफरेंस है, 10,000 टाइम्स का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 4 जीरो का डिफरेंस आ रहा है ना, तो ये 10,000 टाइम्स ज्यादा भारी है प्रोटॉन। ठीक है, मास लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, इसकी कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा? बेटा एक बार हिंदी में बोलो, समझ नहीं आया क्या कहा आपने। बिल्कुल बनाना है बच्चे, ये एटम का डायग्राम बनाना, ये रदरफोर्ड ने हमें बना कर दिया। इसके अलावा इन्होंने कोई ऑर्बिटल वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। इन्होंने सिर्फ एक ऑर्बिटल बनाया जिसमें इलेक्ट्रॉन था, अंदर रखा है पॉजिटिव चार्ज। इनके टाइम पे तो न्यूट्रॉन भी पता नहीं था हमें न्यूट्रॉन नाम की भी चीज होती है। ठीक है, इनके टाइम पे हमें ये भी पता नहीं था। वो तो बहुत बाद में जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की थी कि न्यूट्रॉन नाम की चीज भी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ढूंढा है। सारी क्यूरियोसिटी एक टाइम के बाद ही क्लियर की जाती है। जैसे कि आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं, कितने टाइप के होते हैं? 3 होते हैं ना। अच्छा, ये जानते हो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो पढ़ते हो आप लोग, ये बोस कौन थे? सत्येंद्रनाथ बोस। और आप जानते हो इस इलेक्ट्रॉन को, अभी तो आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन को, इस न्यूक्लियस को तोड़ तोड़ के हम लोगों ने बहुत अंदर के पार्टिकल्स जब ढूंढे ना, लगभग 127 डिवीजन करने के बाद हमें एक फाइनली पार्टिकल मिला, जिस पार्टिकल को हम नाम देते हैं गॉड पार्टिकल या फिर हिग्स बोसॉन। तो ये हिग्स बोसॉन किसके नाम पे पड़ा है? कौन से साइंटिस्ट थे? ये भी थे सत्येंद्रनाथ बोस, उनके नाम पे पड़ा है बोसॉन। जो फाइनेस्ट लास्ट पार्टिकल है उनके नाम पे हिग्स बोसॉन बोलते हैं। बच्चे इसको गॉड पार्टिकल नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि मान लिया कि अब ये लास्ट पार्टिकल है, इसके बाद कहां तक ढूंढोगे? इलेक्ट्रॉन खुद इतना छोटा है, उसके बाद तुम उससे भी ज्यादा डिस्कवरी करे जा रहे हो। इलेक्ट्रॉन देखना माइक्रोस्कोप से बहुत मुश्किल। बेटा अभी मत जाओ आगे, इतना आगे मत जाओ। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन देखने के लिए बहुत कम टेलीस्कोप अवेलेबल है पूरी दुनिया में, जिसमें सबसे बेस्ट एक कैलिफोर्निया में है और एक इंडिया में भी है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है बट है। इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप एक ही है पूरे इंडिया में। यार ये जगह मैं एक्चुअली में अभी नहीं बता पाऊंगा तुम्हें, शायद इधर ही है यार, नॉर्थ इंडिया में ही है, बट मैं एक्चुअली में जगह मुझे भी याद नहीं है। बट एक ही टेलीस्कोप है इलेक्ट्रॉन देखने के लिए। सोचो इलेक्ट्रॉन देखना इतना मुश्किल है और आप जा रहे हो हिग्स बोसोन पे। एटम देख सकते हो बट वही टेलीस्कोप चाहिए होगा, इतना छोटा साइज है। इसकी रेडियस जानते हो कितनी होती है? अभी जरा देखो, मजा आ जाएगा तुमको। इस एटम की रेडियस एक्चुअली में होती है बच्चों, एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर। ये एटम की रेडियस है, यानी कि एक आपके बाल के 1 करोड़ टुकड़े किए जाएं, मतलब पीसेस डायमीटर में 1 करोड़ टुकड़े किए जाएं तो लगभग ये मिलेगा एक एटम। अब आप सोच लो कितना पतला है। और ये तो ये है, करेले पे नीम चढ़ा, देखो जरा ये इसकी साइज पता है क्या है? 10⁻⁻15 मीटर। ये इससे भी लगभग 10,000 टाइम्स छोटा है, पूरे एटम से 10,000 टाइम्स छोटा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखो 20,000:1 मैंने क्यों बताया था तुम लोगों को? 10,000 पार्टिकल यहाँ से गए, 10,000 पार्टिकल यहाँ से गए, कितने गए? 20,000। तो इसलिए 20,000 में से सिर्फ एक वापस आता है, इसलिए ये मोर एक्यूरेट आंसर था ना, 20,000:1 है। ठीक, चलो आगे चले।
बच्चों जब जैसे ही कोई साइंटिस्ट बन जाता है ना तो उसका दुश्मन पैदा हो जाता है। इसका भी एक दुश्मन पैदा हुआ, कौन? अरे मैक्सवेल, थॉमसन नहीं, मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने बोला यार आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमें पागल बना रहे हो। इसने पूछा क्यों, तो देखो यहां पर रखा है पॉजिटिव चार्ज और तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन नहीं होगा? होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ इसके अंदर आके गिर जाएगा, या तो गिर जाए। तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रेवल करते करते न्यूक्लियस में गिर जाएगा, क्यों? बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। और अगर नहीं गिरता है, अगर नहीं गिरता है तो फिर बेटा अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अपनी जगह पर घूमता है, ये बात पता नहीं आप लोगों को इसलिए मान लो, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर अपनी जगह पर घूमता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। ठीक है, कैसा वेव रेडिएट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एटम से तो हमें ऐसी भी कोई चीज देखने को नहीं मिल रही, तो मतलब तुमने जो बताया वो गलत। ठीक है, तो इसको ड्रॉबैक्स में लिख लो। ड्रॉबैक्स में किसने बताया था? मैक्सवेल ने। क्या बोला था? या तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर दोनों ही चीज नहीं हो रहा। क्लियर, समझ आई बात? आ गई? मेरा मन रखने के लिए हाँ मत बोलना, नहीं आई तो वापस पूछो। हाँ ये मत पूछना ईएम वेव क्या होता है, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये 12th क्लास में आता है, अभी आप लोगों को समझ ही नहीं पाओगे क्या होता है। ठीक है, नोट कर लो ड्रॉबैक्स। अब आप लोगों को बताऊंगा साइंटिस्ट बनना कितना आसान होता है। अभी आप लोग, वो 6 मिनट वाला दूसरा था, वो तो दीप रोगली है। क्या? आइंस्टाइन को नहीं मिला था बिकॉज ऑफ उन्होंने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया। हाँ, तो बेटा सब चीजों का देते थे, वो इसका मेन मेजरली जानबूझ के नहीं दिया था, क्योंकि उसी टाइम पे सिर्फ उनके फॉर्मूले को यूज करके लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब्स बना लिए। अगर सॉल्यूशन पता होता तो पता नहीं क्या कर लेते। एक्चुअली में आइंस्टाइन ने बोला था कि जो एनर्जी होती है वो मास पार्टिकल पर डिपेंड करती है, E = mc²। और इन्होंने बोला था जो लाइट होती है वो मास पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। बट उसी टाइम पे एक दूसरे महान साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्लैंक। उन्होंने बोला कि जो लाइट होती है वो रेड मतलब वेव्स होती है, वेव्स की फॉर्म में चलती है। दोनों ने अपने अपने प्रूफ दिए, दोनों ने अपने अपने फॉर्मूले दिए। इन्होंने 6 साल में फॉर्मूला बताया E = mc², उन्होंने 10 साल में फॉर्मूला बताया E = hc/λ। ठीक है, लड़ाइयाँ छिड़ गई। लड़ाइयाँ क्यों छिड़ गई? क्योंकि एक ने बोला लाइट जो होती है वेव होती है, दूसरे ने बोला लाइट जो होती है पार्टिकल होती है। तलवारें निकल गई। तो फिर इस बात को फाइनली बैठाने के लिए एक बंदा आया। इसको लिखना मत, मैं आप लोगों को वैसे बता रहा हूँ अलग से। तो चलो ये कहानी सुनाई देता हूँ आप लोगों को, बड़ी अच्छी स्टोरी है। साइंटिस्ट कैसे बनते हैं ये बताता हूँ आप लोगों को। Everyone knows this is the 6 year research of Einstein E = mc² theory of relativity। ठीक है, और ऐसे प्लैंक का रिसर्च था E = hc/λ। इन्होंने बोला लाइट जो होती है पार्टिकल होता है, इसका इन्होंने प्रूफ भी दिया। जो आप लोग सोलर प्लेट यूज करते हो ना, वो प्रूफ इन्होंने ही दिया हुआ था, इनका ही बनाया हुआ है सोलर प्लेट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन्होंने प्रूफ दिया कि लाइट का पार्टिकल होता है, देखो प्रूफ। इन्होंने बोला लाइट वेव होता है, मैं भी प्रूफ देता हूँ, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन।
क्यों फिर ये कैसे गलत हो गए? इन्होंने भी तो प्रूफ करके बताया। तुम बिजली बना रहे हो नहीं बना रहे सोलर प्लेट से, तो पार्टिकल फॉर्म इन्होंने प्रूफ करके दिया है। तो साइंटिस्ट में लॉबीज बन गई, एक बोलता है कि ये, एक बोलता है ये। इन्होंने 6 साल में रिसर्च किया, 6 years। इन्होंने लगभग 10 साल में, 11 साल में रिसर्च किया। तो जब साइंटिस्टों में लॉबी बन गई, एक बोल रहा है पार्टिकल है, दूसरा बोल रहा है वेव है, तो एक महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ जिनका नाम था दी ब्रोगली। दी ब्रोगली, हाँ। इन्होंने बोला कि यार तुम लड़ो मत, देखो जो लाइट होता है ना, वो होते तो पार्टिकल ही है लेकिन चलते वेव की फॉर्म में है। ठीक है, वो होते पार्टिकल है लेकिन चलते वेव की फॉर्म में। और इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बनाया है। वो फॉर्मूला क्या है? इनके फॉर्मूले को mc² को इक्वल कर दिया hc/लैम्डा के, c से c गुजर गया, लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। इसी महान इक्वेशन को कहा गया दी ब्रोगली ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। रिसर्च टाइम 6 मिनट, नोबेल प्राइज। ये 6 मिनट में नोबेल प्राइज ले गया। क्या सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन साइंटिस्ट कैसे बनते हैं? क्या बेटा? दी ब्रोगली को नोबेल प्राइज मिला बेटा 6 मिनट में, इनको नहीं मिला था बेटा, क्योंकि इन्होंने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया था। आपको पता है इनके मरने से पहले तक तो इस फॉर्मूले को गलत माना जाता था। इन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई, लोग समझते थे कि इनकी बताई हुई चीजें गलत है। जैसे कि ब्लैक होल का कंसेप्ट इनका ही दिया हुआ है, तो इनके मरने से पहले माना ही नहीं गया था ब्लैक होल नाम की चीज होती है। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था वर्म होल का। जानते हो वर्म होल? वो डॉक्टर स्ट्रेंज में चक्री देखी आप लोगों ने घुमाते हुए, वो वर्म होल ही है। बिल्कुल। आप डेंसिटी से क्या करते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को डायरेक्ट, फोल्डेबल यूनिवर्स है हमारा, तो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस को डायरेक्ट फोल्ड कर देते हो। बिल्कुल हो सकता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये भी पॉसिबल है कि मैं इस दीवार के आर पर चला जाऊं। जो आप लोगों ने विजन का कंसेप्ट देखा ना, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स में इस दीवार के आर पर जा सकता हूँ आराम से बिना दीवार तोड़े। और बेटा एक बार एक चोर ने ट्राई किया था। इसके लिए क्या करना पड़ता है? वाइब्रेशंस क्रिएट करने पड़ता है। मैं वॉल में बहुत तेज वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, हम लोग आर पार चले जाएंगे। तो बैंक लूटने गए थे वो लोग, तो दीवार के पीछे रात को वाइब्रेशन स्टार्ट किए, वो दीवार में आधा निकले थे कि मशीन खराब हो गई, तो आधे पे फंस गए। फिर वो ना तो निकल सकते थे ना जा सकते थे वापस। बिल्कुल, वो वाइब्रेशन वाला क्वांटम मैकेनिक्स से बना सकते हो आप लोग, वो तो इजी है। ये बना पाना मुश्किल है। जो जैसे कि फ्यूचर में जाने का कंसेप्ट और ये सब पढ़ा है ना आप लोगों ने, सब रियलिटी है। वर्म होल बनाना रियलिटी है, ये सब रियलिटी है, लेकिन हम लोग इनको बना नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है। अच्छा, आप लोग को एक बहुत जनरल चीज बताता हूँ, बहुत जनरलाइज चीज। जानते हो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या है? 9 नहीं है? हाँ सही बोल रहे हो। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये होता है, अगर मैंने इस मार्कर को इस स्पीड से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंक दिया तो कभी नीचे नहीं आएगी, अर्थ से बाहर ही जाएगी फिर ये। ठीक है, ज्यादा फेंका तब तो बाहर ही चली जाएगी, 11.2 पे फेंका तो स्पेस में जाके अटक जाएगी, और इससे कम पे फेंका तो नीचे आ जाएगी। कम होती है, नीचे आके गिरती है वापस। आप सोचो, अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये 11.2 किलोमीटर भी हम लोग अचीव नहीं कर पाते, और ये अचीव कर भी सकते हैं ना हम लोग, तो भी नहीं करते। कारण क्या है कि अगर इतनी स्पीड से फेंकोगे ना आप, अगर अपने रॉकेट वगैरह को, सारा मटेरियल पिघल जाएगा, इतना एयर फ्रिक्शन है। यही तो होता है एस्ट्रॉइड्स के साथ, ऊपर से आके गिरते हैं, सारा सारा पिघल के नीचे आते थे तो खत्म हो जाता है। एस्ट्रॉइड्स हमारे एनवायरमेंट में एंटर करते हैं, आपको पता है रोज एक दो गिरते ही रहते हैं, लेकिन उनमें से 99% तो हवा में खत्म हो जाते हैं, अर्थ तक आते ही नहीं है। वो जो आते हैं वो इतने इतने से बच के नीचे गिरते हैं, वो हजारों हजारों किलोमीटर के साथ, मतलब ये बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, धीरे धीरे खत्म होते होते इतना सा के नीचे गिरता है। ठीक है, और जो अर्थ पे गिरा था एक टाइम पे, डायनासोर को जिन्होंने खत्म किया था, वो पूरे हिमालय के साइज का था, वो पूरे हिमालय के साइज का। वो आते 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 आते, बिल्कुल मेटेओराइट बोल दो तुम यार, आने से पहले हिमालय का साइज का था, आते आते तो बहुत छोटा हो गया वो। बेटा जैसे ही वो अर्थ पे गिरेगा, जैसे मान लो तुम एक काम करते हो, तुम्हारे पास एक कपड़ा है जिससे तुम रोज गाड़ी पोंछने का काम करते हो, उसको मैं यहाँ पर लेकर आया, मैंने उस पर जोर से ऐसे हाथ मारा, क्या होगा? डस्ट उड़ जाएगी चारों तरफ। यही अर्थ के साथ भी हुआ, जैसे ही अर्थ पे आकर वो गिरा, अर्थ की सारी डस्ट हवा में उड़ गई, और हवा में उड़ने के बाद वो डस्ट इतना ज्यादा उड़ गई
कि आने वाले 1000 साल तक वो डस्ट हवा में ही रहे। तो जो भी ऊपर रहने वाले जीव थे ना, उनके लिए कितना पॉल्यूशन हो गया, और उनके लिए सारी चीजें जो अर्थ पे क्रॉप्स वगैरह थी सारी उखड़ गई एक साथ बाहर। 6-7 दिन तो मिलेगा खाने के लिए, उसके बाद वो क्या खाएंगे, वापस उगने में तो टाइम लगेगा ना। क्या वो इतना बड़ा गिरा था कि आप ये मान लो, वहां पर है तो सही, अभी भी तो झील वो बनी हुई है। ये इसका साइज मान के चलो कुछ नहीं तो कम से कम शायद 10 या 20 किलोमीटर के रेडियस का गिरा होगा। झील बनी है, इंडिया में भी गिरा हुआ एक क्रेटर झील है ना, लुनार, लुनार झील सुना होगा आप लोगों ने, लुनार लेक महाराष्ट्र में, तो इंडिया में भी गिरा हुआ है बिल्कुल। बेटा वो गिरने का मतलब नहीं है ना, तुम्हारा हाथ भी छोटा है, कपड़ा कितना बड़ा है, लेकिन तुम हाथ मार रहे हो तो डस्ट हर जगह से निकल रहा है ना। यही चीज तो अर्थ के साथ भी हुआ ना, जितना भी अर्थ पर वाटर था वो हवा में आ गया, और क्या बेटा हवा में आ गया, वो गिरेगा तो नीचे लेकिन वो उड़ तो गया ना ऊपर। एक कंडीशन में जिस टाइम पे कॉलिजन हुआ है उस टाइम पे तो ऐसी चीज हो जाएगी, वाटर सारा ऊपर उड़ गया, क्रॉप सारे उखड़ गए जितने भी थे बाहर। अर्थक्वेक सोचो, अर्थक्वेक तो कितना कम होता है, अर्थक्वेक तो कुछ भी नहीं होता, ये तो पूरे अर्थ को एक साथ हिला रहा है। अर्थक्वेक तो सिर्फ एक पोर्शन हिलता है, ये पूरे अर्थ को एक साथ पूरा वाइब्रेट करवा दिया इसने, क्या होगा, सारी चीज उड़ गई ऊपर, इसलिए तो खत्म हुए थे डायनासोर। और तो और ये तो डस्ट की बात कर रहा हूँ, डायनासोर के साथ भी क्या हुआ होगा, जैसे ही अर्थ पे पार्टिकल गिरे डायनासोर ऐसा हवा में उछले होंगे और वापस नीचे गिरे होंगे, आधों के तो ऐसे नारियल फूट गए होंगे, बंजी जंपिंग हो गई उनकी। ठीक है, चलें अब अपने आगे नेक्स्ट। रदरफोर्ड तक क्लियर है सबको। देखो अब एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहा था कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है। उस साइंटिस्ट का नाम था थॉमसन। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है, तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज के अंदर गिर जाना चाहिए। थॉमसन ने बोला मैंने एक एटॉमिक मॉडल बनाया है, देखो सब लोग, और वो एटॉमिक मॉडल पता है क्या है, ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज बड़ा सा, इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रखे हुए हैं, ये समझो कैसे हैं, जैसे वाटरमेलन आपका होता है, वाटरमेलन में ब्लैक कलर के सीड्स होता है ना, तो इन्होंने बोला सीड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके अंदर भरा हुआ क्या है, तो इसके अंदर भरा हुआ है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। वो तो ड्रॉबैक है इसका। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गिरे हुए। अब जरा देखो इन्होंने कैसे बनाया है मॉडल, दिमाग देखोगे इसका, क्या दिमाग लगाया। देखो ये था रदरफोर्ड का मॉडल जिसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, इलेक्ट्रॉन ऐसे आकर अंदर गिर रहा था, देखो एक इलेक्ट्रॉन गिरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गिरा, इसने इसको जूम करके बना दिया ये रहा, और इसके अंदर ये रहे गिरे हुए इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने क्या किया एक्चुअली में, इसी के मॉडल को खुद का मॉडल बताकर बता दिया गया मैंने एटॉमिक मॉडल बनाया। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा इलेक्ट्रॉन। मिला, बिल्कुल मिला, क्यों नहीं मिलेगा, ऐसे बढ़ते हैं नोबेल प्राइज। अब देख लो तुम कितना टाइम लगेगा तुम्हें इतना सा दिमाग लगाने में। अब इसके बाद देखो प्रॉब्लम कहाँ हुई, प्रॉब्लम समझे अब क्या दिक्कत है, क्या देखो दिक्कत क्या है बच्चों, विंटर्स में आप लोग जैसे ही किसी चीज को मेटल को टच करते हो आपको झटका लगता है, क्यों, वो एक्चुअली में क्या होगा, या तो आप प्योर कॉटन वगैरह पहन के रखो या फिर रेशम वाली चीजें होती है ना, सिल्क वाली, वो पहन के रखो, तो जैसे उस पर हाथ रब होता है आपका चार्ज डेवलप हो जाता है आपके हाथ में, और जैसे ही चार्ज को कहीं दूसरी जगह टच करोगे चार्ज का ट्रांसमिशन झटका लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो यही चीज होनी चाहिए थी, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हर जगह पास में रखे हुए हैं, पास में रखे चार्ज जैसे पास में रखेंगे स्पार्क निकलेगा, यही तो रूल होता है। तो इसका मतलब दुनिया की सारी चीज एटम से बनी है, और सारे एटम्स में ऐसे पार्टिकल्स रखे हुए आसपास में, यानी हर जगह सिर्फ दिवाली मनते हुए दिखनी चाहिए थी हमें, है ना, हर जगह से स्पार्क निकलना चाहिए था। रियल लाइफ में होता है ऐसा, नहीं होता, तो ये इसका ड्रॉबैक था। ऐसे हाथ रब करो स्पार्क निकलेगा, वो सेम आप जैसे हाथ रब करते हो आपके अंदर चार्ज डेवलप होता है, और आप उसको जैसे टच करोगे वैसे क्या होगा, स्पार्क जनरेट होगा। हाँ हाँ करो, रात को सर्दियों में से कंबल को सिर के ऊपर ओढ़ लेना और ऐसे हाथ उसके ऊपर हाथ करना, तुम्हें बिजली थंडरस्टॉर्म्स दिखेंगे पूरे। ठीक है, क्लियर हुआ थॉमसन मॉडल, सबको है समझ में थॉमसन मॉडल, मस्त है ना, टेस्टी है ना। चलो अब देखो इसको नाम क्या दिया, वैसे तो मैंने आपको वाटरमेलन के नाम से समझाया इसे, तो वाटरमेलन ऐसा ही होता है कुछ देखने में, कैसा,
अंदर रेड वाला पार्ट जो खाने वाला पार्ट होता है, और जो सीड वाला पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने बोला खाने वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। रुक जाओ एक मिनट। और जो ये नेगेटिव, अरे सुन लो मेरी बात, मारूंगा। नेगेटिव पार्टिकल क्या है, जो सीड्स है वो नेगेटिव पार्टिकल। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम थी, ये रहने वाला था यूरोप का, यूरोप में वाटरमेलन मिलता ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं था वाटरमेलन क्या होता है ना। तो वहां पर उन्होंने देखा कि यार वो बूंदी के लड्डू होते हैं ना हमारे यहाँ पर, जिसमें लाल लाल दाने होते हैं, वैसी एक मिठाई होती है उनके वहां पर जिसको बोला जाता है पुडिंग। पुडिंग प्रॉपर नाम पुडिंग होता है, पूरा नाम प्लम पुडिंग होता है, ठीक है। तो प्लम पुडिंग, तो इन्होंने इसका नाम भी दिया प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि उनके वहां वाटरमेलन थोड़ी अवेलेबल था, उनके यहाँ पुडिंग अवेलेबल था। तो इन्होंने इस मॉडल का नाम क्या दिया, प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो पुडिंग क्या है बच्चों, एक स्वीट आती है वहां पर जो हमारे बूंदी के लड्डू जैसी दिखती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो रेड वाले पार्ट थे उसने उसको बोला कि वो इलेक्ट्रॉन्स थे, बाकी जो भरा हुआ पार्ट है वो क्या है, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। टेस्टी एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलो लिख लो थॉमसन मॉडल। बेटा वो केक में जो चेरीज होते हैं ना बीच में प्रेजेंट, एक्चुअली में जानोगे तो केक जैसा होता है वो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और केक में बीच बीच में चेरीज होते हैं अंदर, सिर्फ सरफेस पे नहीं होते, अंदर भी होते हैं उसमें। तो इस चेरी को इलेक्ट्रॉन बोला इन्होंने। मैं आप लोगों को रिलेट करवाना चाहता हूँ, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहता, फालतू लगती है। उसको थोड़ी देर बाहर छोड़ दो, 1-2 घंटे, उसके बाद फिर तुम उसे फेंक के मारो, बिल्डिंग गिर जाएगी लेकिन उसको स्क्रैच भी नहीं आएगी, इतना हार्ड हो जाता है वो। और क्या, केक केक जैसा ही होता है। नहीं नहीं, जेली नहीं होती, केक, वो केक जैसा होता है लेकिन उसका बैटर थोड़ा सा अलग होता है। वो जस्ट ओवन से निकालते फिर उसको खा लेते हैं फटाफट, गर्म ही खाते हैं, हार्ड हो जाता है बहुत ज्यादा। फिर मैंने बताया ना ऐसा हार्ड हो जाता है, बिल्डिंग पे फेंक के मारो बिल्डिंग गिर जाएगी, उसको स्क्रैच भी नहीं आएगा। क्या, अरे वो मजाक कर रहा हूँ, एक जोक है, ऐसा रियल में नहीं होता है। क्या, तो थॉमसन मॉडल तक समझ में आया। चलो आज आप लोग यहीं तक पढ़ के आओ घर से वापस, कल नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अपन इसका, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। क्या, अभी कौन सा टेस्ट, मोशन का सरप्राइज टेस्ट होने वाला था, ये जरूर मैंने एक बार बोला था। वो तो बेटा टेस्ट थोड़ी था, जो घर पे नंबर जाएंगे वो वाला टेस्ट भी तो होनी चाहिए ना। मोशन का टेस्ट एक हो जाए आज थोड़ी, सरप्राइजली होगा, लेकिन आप लोग को इतना बताता हूँ नेक्स्ट फ्राइडे से पहले पहले कभी भी हो जाएगा। किसी भी दिन आराम से 12 बजे से 2 बजे तक बैठा के टेस्ट ले लूंगा। ये तो कल खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर का। और क्या, आधा चैप्टर हो गया, आधा बचा हुआ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्या बेटा, नहीं बेटा रियल न्यूज है, लेकिन बच्चों क्या होता है कि देखो सबसे ज्यादा वैसे मून पता है किसके पास है, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, मून सबसे ज्यादा किसके पास है।